दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड रहीमो या करीम या अल्लाहु या रहमान या रहीमो या करीम। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने या अल्लाह। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाजने पे आए या अल्लाह। तू नवाजने पे आए, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने या अल्लाह या रहमान या रहीमो या करीम या अल्लाह या रहमान या रहीमो या करीम। और तू अफू है अफ़व फरमा, ए रहीम रहम फरमा या अल्लाह। तू अफू है अफ़व फरमा, ए रहीम रहम फरमा। ढूंढे है तेरी रहमत या अल्लाह। ढूंढे है तेरी रहमत, ढूंढे है तेरी रहमत। बख्शिश के सौ बहाने सुभान अल्लाह। या अल्लाह या रहमान सुभान या अल्लाह। राहत रहीमो या करीम। सुभान अल्लाह। राहत गावा, बहुत ही प्यारा कलाम आपने पेश किया। नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं जनाब, और मैं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब मौजूद हूँ। आज 25 रमज़ानुल मुबारक है और हदीस मुबारका के साथ हम आगाज़ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और अखलास के साथ और अल्लाह से अजर की तवक्को के साथ रखे, उसके तमाम साबिका गुनाह माफ़ हो गए। कितनी खूबसूरत बात है ये कि जिसने ईमान के साथ, अखलास के साथ ये रोज़े रखे। अब तो माशाल्लाह ताक़ लाते हैं, हम अपने आखिरी अशरे के इख्तिताम के करीब हैं, तो ऐसे में तो हमें लैलतुल क़द्र की तलाश करनी है, खूब इबादत करनी है, और ये रात बेशक हज़ारों महीनों से बेहतर है। तो लिहाजा हम रहमतें बरकतें समेटते हुए अब इस माह मुबारक को अल्लाह हाफिज़ कहने वाले हैं। तो जनाब अब कुछ शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। देर आयद दुरुस्त आयद, सिराजुल हक की सालिसी काम कर गई। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नीम आमादगी, लेकिन तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए मस्बत नताइज के लिए हुकूमत को रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां रोकना होंगी। मीठी ईद से पहले कड़वा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे ने अवाम को हिला कर रख दिया। 10 रुपये का इजाफा महंगाई को कहाँ लेकर जाएगा, कुछ दिन में पता चल जाएगा। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन दायर, अहम हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए गए। अगवाकारों की सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मौजूद, फिर भी आकाश के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस नोटिस लें, जल्द अज जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी बरकरार, दूसरा T20 भी जीत लिया। बाबर आजम बतौर कप्तान T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले बैट्समैन बन गए। जी जनाब, ये तो हैं तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो अवाम पर बॉम्ब गिराया गया है वो बहुत ही उसके हौलनाक नताइज होंगे। वीकेंड पर गरीब अवाम को
पार्टी इन्होंने दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी वजीर इसाक डार का ऐलान, और उसके बाद गरीब हो चुका है हाल से बेहाल। आखिर इन कीमतों के बाद अवाम की ईद कैसे गुजरने वाली है? मैं पार्टी तंजियाँ कह रही हूँ, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि बजाय इसके कि रमज़ान में दुनिया भर में हम देखते हैं कि डिस्काउंट्स ऑफर्स मिलती हैं, पाकिस्तान शायद एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर बॉम्ब गिराया गया महंगाई का। मजीद महंगाई अब बढ़ेगी। हम ये देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, सब्जी फल सब कुछ महंगा हो जाता है। और अब ये जो 10 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिए गए हैं रमज़ान के अख्ताम पर, इसके क्या असरात होंगे कि जानने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब कहिएगा, सबसे पहले तो ये जो रेट बढ़ाया गया है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ये खबरें गर्दिश में पहले भी रही हैं, सभी जानते हैं कि आलमी मंडी में अब तेल की कीमत इस तरह ज़्यादा नहीं है जिस तरह हमारे मुल्क में ज़्यादा है, तो इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक कौमी अलमिया है कि मौजूदा हुकूमत भी टैक्सों की चोरी रोकने, अपने शाहाना अखराजात में कमी करने और काबीना का साइज़ कम करने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा करती चली जा रही है, जो कि एक एक्सप्लॉयटेटिव यानी इस्तेहसाली पॉलिसी है। ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ ये अमानत में ख़यानत है, क्योंकि इख्तियारात जो हैं ये अमानत होते हैं आइन की और अल्लाह ताला की। ये अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आजकल आइन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आइन की शिक 3, आइन की शिक 4 और आइन की शिक 37 के ये बराह रास्त मुनाफी है, उसके मुतसादिम है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम है। मगर जो चीज़ अहम है वो ये कि मिफ्ता इस्माइल ने एक बजट पेश किया था जून 2022 में, इसी साल, इस मौजूदा माली साल का। हमारे बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं उसके अल्फाज बताना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को। उस बजट स्पीच में जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है वो पार्लियामेंट कहाँ है? उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में 3000 अरब रुपए सालाना की टैक्स की चोरी हो रही है। हम इसको रोक कर आमदनी बढ़ाएंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्लियामेंट से, इस काबीना से, वजीर ख़जाना बदल गए लेकिन पार्लियामेंट तो वो बजट तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कि वो 3000 अरब की आपने चोरी रोकी या आपने चोरी बढ़ाई, और उस चोरी बढ़ने से जो नुकसान हुआ वो आपने आवाम के ऊपर डाल दिया। तो शाहिद साहब ये जो अभी ये फैसला किया गया और महंगाई का एक नया बॉम्ब आवाम पे गिराया गया है, ये पेट्रोल के 10 रुपए बढ़ाकर, ये जो अभी रिसेंटली अभी हमने देखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए, इसाक डार ने भी कहा था कि हमें सख्ती से अमल दरामद करना है IMF की शराइत पर। तो क्या ये उन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए मजीद अवाम पर बोझ डाला गया? ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि हम मईशत में संजीदा नहीं करते। मैं एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर, अगर कोई हुकूमत में कोई चाहता है तो बात कर ले आपके प्रोग्राम में आके, ये IMF की शर्त नहीं है, ये झूठ है, फरेब है, धोखा है। और एक दफ़ा मैं उनके मुंह से बात निकल चुकी है इसाक डार साहब के कि ये IMF की शराइत के तहत नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुंह से ये बात निकल गई कि हमने जो शरह सूद बढ़ाई है ये IMF की शर्त नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ ये IMF की शर्त नहीं है, बल्कि बदकिस्मती ये है कि हज़ब मुखालिफ, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, वो शोर कर रहे हैं कि जी हुकूमत को चारों खाने चित कर दिया IMF ने। अरे भाई, ये IMF ने नहीं किया है, ये ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए जो नुकसानात हैं उसको पूरा कर रहे हैं। मैं दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, IMF की ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो अगर ये IMF की शर्त नहीं है तो फिर क्या इलेक्शन की हवा चलने पर क्या कोशिश की जा रही है जो अवाम पर मजीद बोझ डाला गया है? देखिए, ये भी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। हमारे जो इंतखाबात होंगे ये नफरत की बुनियाद पर होंगे, ये इल्ज़ाम तराशियों की बुनियाद पर होंगे, क्योंकि किसी पार्टी ने कोई ऐसा मंशूर नहीं दिया काबिल अमल जिससे ये लगे कि वो कोई बड़े पैमाने पर इस्लाहात करना चाहते हैं जो मईशत को, जो तबाह बर्बाद है, जो 2024 में डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकती है, जो 2024 में ये बिल्कुल फाइनली इशफाक साहब, अब मजबूरी फिर क्या थी हुकूमत की? मजबूरी ये है कि ताकतवर तबकों को नवाजना है जिनकी मदद से इख्तियार में आया जाता है। फिर अमेरिका भी ये चाहता है जो कि इसको बैरूनी अशराफिया कहते हैं कि हम जो है ना
अपनी मईशत को तबाह बर्बाद करके IMF के बड़ी अफसोस की बात है शाहिद साहब, ये जो हकाइक आप बता रहे हैं बड़ा इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, इसके अलावा तो गरीब आवाम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमत दिया। अगर तो अशराफियों को नवाजना मकसद था और इस बरकत के महीने में अवाम पर ये बोझ डाला गया है तो शर्म है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मजहबी और समाजी रहनुमाओं के बाद फनकार और गुलकार भी खिदमत कमीशन में पेश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी लेजेंड गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने भी सफ़ेद पोश तबके में राशन तकसीम किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर उनके साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस कार्य खैर में किस तरह अपना हिस्सा डाला है। मोइन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। आज इन्होंने मुस्तहिकीन को अपने घर बुलाकर राशन उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया और जिस कदर महंगाई हो चुकी है, राहत फ़तेह अली खान साहब का ये कदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। राहत साहब से कुछ मज़ीद बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी फ़ैमिली जो है इसी तरह की सखावत के काम करती रहती है, हर साल आप लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या कहेंगे इस मौजूदा दौर में आपने राशन तकसीम किया? और ये आटे में नमक के बराबर है। हाँ। जितना महंगाई हो चुकी हुई है और जिस तरह से हम ये बढ़ती हुई जो महंगाई उनको देख रहे हैं, ये हर एक को बाहर निकलना पड़ेगा। जो ज़रदार है, जिसके पास ज़र है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा और आके उसको गरीबों की हेल्प करनी होगी। इसके अलावा और कोई भी हल नहीं होगा इस चीज़ का। सर, आप बड़े सोशल वर्क कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों देखा किडनी के जो मरीज़ हैं उनके लिए आपने काम किया, कंसल्ट किया, अब राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। ये राहत साहब का जो सोशल वर्क के साथ अटैचमेंट है, ये कहाँ से आपको ख़ानदानी मिली? जी बिल्कुल, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इमरान खान साहब के साथ कैंसर हॉस्पिटल के लिए बहुत पार्टिसिपेट किया और भी जो जितने भी NGOs हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। तो उन्हीं को देखते हुए और जज्बा इंसानियत जो है वो, जो ट्रू आर्टिस्ट है, जज्बा इंसानियत उसमें भरपूर होना चाहिए और होता है। अच्छा, उन तमाम लोगों के नाम जो साहिब हैसियत हैं, उनके नाम क्या पैगाम होगा राहत फ़तेह अली खान साहब का? मौजूदा हालात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम, क्या आप लोग बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानियों की मदद के लिए आगे आएँ जो डिज़र्व करते हैं? मेरे कहने से क्या होगा, ये तो उनको खुद को ख्याल आना चाहिए कि ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, कितना अच्छा हो तुझे खुद ही ख्याल आ जाए। तो खुद ही ख्याल आ जाना चाहिए सभी को। मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो जज्बा इंसानियत और सिला रहमी जो है वो अल्लाह ताला की एक रहमत का नाम है, बरकत का नाम है कि आपके दिल में ये जज्बा आए कि आपने जो मुस्तहिकीन है उनकी इमदाद करें और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के रहने वालों के लिए, पाकिस्तान के रहने वालों के जो मुस्तहिकीन हैं उनका ख्याल करना चाहिए हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। राहत फ़तेह अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने आज राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और जिन लोगों ने राशन यहाँ से लिया है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं और इनका आज के दिन की मुनासबत से, रमज़ान मुबारक की मुनासबत से बहुत शुक्रिया मोइन ज़ुबैर। अल्लाह ताला उनको अजर भी देगा इस कार्य खैर का। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने, अभी आपने इकनॉमिक एक्सपर्ट की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अशराफिया को नवाजने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बहुत शर्म का मकाम है हमारे लिए, क्योंकि हम तो बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, अवाम के जज्बात से भी आगाह कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करना ये अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें हद से बाहर जा चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है, उनमें वो नीयत ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं है। अवाम क्या कहते हैं, पेशावर से आसिफ शकूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या जज्बात है यहाँ पर अवाम के? देखिए, अगर हम महंगाई की बात करें तो पूरे मुल्क में जिस तरह महंगाई की लहर जो है वो अपने अरूज पे है, तो इसी तरह पेशावर में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां भी बहुत महंगी हैं। फ्रूट जो है वो तो बिल्कुल जो आम आदमी है उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। फ्रूट की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हैं। जो आम शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हम कोशिश करते हैं कोई शहरी, आप थोड़ा सा हमें बताएं, महंगाई है नहीं है, कितनी महंगाई ने कितना डिस्टर्ब किया आपके बजट को? महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। मैं मुलाजिम हूँ 60,000 का और पोजीशन मेरी ये है कि मैं अफ्तारी का सामान ख़रीद नहीं सकता। जो मुलाजमीन हैं जो 50,000 60,000 रुपए
महाना कमा रहे हैं, तो उनका बजट इतनी बुरे तरीके से कोलैप्स हुआ है। और अगर आम आदमी है जो दिहाड़ीदार है, जिसकी 800 या 1000 रुपए दिन की दिहाड़ी बनती है, तो उनका जो उनकी जो अशियाए ज़रूरियत की जो नीड्स हैं पूरे दिन की, तो वो कैसे पूरी होती होगी, वो कैसे अपनी अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है रिस्क लेकर जाते होंगे। तो ये एक अलमिया जो है वो बन गया है। जो मिडिल क्लास है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होकर गुर्बत की लकीर के नीचे आ रही है। ये तमाम तर सूरत हाल है। सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी, फ्रूट जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं, आटा जो है वो 20 किलो का वो 3000 रुपए तक जा पहुंचा है, जो कि एक ज़रई मुल्क है हमारा, लेकिन उसके बावजूद जो है आम आदमी जो है उसके शकूर रवान का बेहाल है और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है। बड़ी बड़ी दुख की बात है कि आप अगर बाज़ारों में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, तो हर किसी के चेहरे पर एक परेशानी है। और इसमें सिर्फ गलती अरबाब इख्तियार तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामी कोताहियाँ, गलतियाँ इतनी हैं कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना इनके बस की बात नहीं है। इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। किसी एक मार्केट में किसी एक फल फरोश के पास हमें रेट लिस्ट दिखाई नहीं देती है। जिसका जो दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, अपने मुसलमान बहन भाइयों को लूटने में लगा हुआ है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर राव हाशिम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। राव हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अब तक चालान के अलावा हमें कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया है। हुकूमत क्यों बेबस नजर आ रही है, क्यों अमल दरामद नहीं करवा पा रहे रेट लिस्टों पर आप लोग? इसमें जो डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफात साहब हैं, उनकी इसमें खुद की हिदायत है कि हम रमज़ान इसके खिलाफ जो है वो मैसिव क्रैकडाउन करें। तो हमने मल्टीपल टीम्स बनाई हैं। हमारे जो तमाम एडिशनल एसीज हैं और एसी साहिबान हैं, वो एरियाज़ को फोकस करके जहाँ हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं वहाँ पे मैसिव क्रैकडाउन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि पहले 4-5 दिन तो हमने फाइन किए हैं, लेकिन उसके बाद ये चेंज आर स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर कॉग्निजेंस लेके हम इसमें सख्त सजाएं दे रहे हैं, हम इम्प्रिजनमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली फ्रूट के ऊपर और सब्जी के ऊपर। इसके साथ साथ मैं इसको ऐड ऑन करता रहूँगा कि गोश्त और दूध को भी हमने इंकॉर्पोरेट किया है। 4 चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज से हमारी मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं और इसमें नो सैटरडे नो संडे, इसमें हम रोजाना लोगों की राव साहब आज भी यही शिकायत है कि हुकूमत प्राइस लिस्ट तो जारी करती है मगर उस पर मार्केटों में अमल दरामद होता नजर नहीं आता। तो आप इस इंतजामिया की नाकामी नहीं समझते? आप क्या समझते हैं इसको फिर? जी, मैं ये समझता हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, जितना हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, और इसमें जो डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस हैं वो ये है कि आप इसमें हम फुल थ्रॉटल पे एक्शन करें। मैं आपको लास्ट वीक का ही बता सकता हूँ कि मैंने खुद अपने एसीज के साथ और बाकी टीम के हमरा जो एक्शन किए हैं, वो पेशावर में जो मेन हब्स हैं, जो मेन हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमें दलाजात रोड हो गई, जगी रोड हो गई, चारसदा रोड हो गई, इवन मेन जो जीपी रोड है उस पर जो हमारे बड़े मॉल्स हैं उनको भी चेक करते हैं कि कमोडिटी जो इसेंशियल है उसके ऊपर भी जो है कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आता है तो वो कम हो सके। तो आपकी बात ठीक है, महंगाई है, लेकिन मेरा जो ख्याल है जब से हमने इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट की है तो ये एक फर्क पड़ा है। महंगाई तो है राव साहब, लेकिन पेशावर में बचत बाजार की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी आवाम की शिकायत होती है कि यहाँ पर सामान की भी किल्लत रही है, यहाँ तक कि आटा भी मुयस्सर नहीं था। कि हमने रमजान से पहले मीटिंग्स की थी अंजुमन ताजरान के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ, और इसके अलावा इंसाफ ताजर के साथ डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं। तो हमने इसमें जो है वो काउंटर्स इस्टेब्लिश किए थे जहाँ पे कंज्यूमर के लिए जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स हों, और वो मल्टीपल काउंटर्स हमने अपने फेसबुक के जरिए वज़ा भी कर दिए थे, लोगों में सर्कुलेट कर दिए थे। तो वहाँ तो हर ग्रोसरी स्टोर और हर जो स्टॉकिस्ट था उसने अपने हिसाब से डिस्काउंटेड रेट्स दी। मकसद इस एक्टिविटी का करने का ये था कि हमारे मुस्तहिक अफराद जो हैं या जो लोग हैं वो कहीं एक तरफ फोकस ना करें, वो डिवाइड हो जाए ओवरऑल सिटी के पैराफर्नेलिया में। तो मैं सिटी सब डिवीजन के हवाले से आपको बताऊं कि हमने 14 सेंटर ये लगाए थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका राव हाशिम साहब। लेकिन रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट पता नहीं कब नज़र आएगी। रूम तो है लेकिन कुछ तो बेहतरी आए जो कि नज़र नहीं आ रही है। चलें, बेहतरी की गुंजाइश है, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। नाजरीन, अभी हमें एक ब्रेक भी लेनी है और मैं चाहूँगी कि राहत हमारे साथ है तो उनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाए। कोई खूबसूरत सा कलाम अगर आप नज़र करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही हम ब्रेक पर चले जाएंगे। सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते
तुम्हारा छोड़ कर, और सरगुज़श्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पर जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर, किसके दर पर जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर, और बेल काए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार तेना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार तेना यूं जिब्रील। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ खेल की बात हम कर लेते हैं। आपको पता ही है सीरीज जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड में पाकिस्तान की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला भी जारी है। दूसरा T20 मैच भी शाहीनों ने अपने नाम कर लिया है। कीवी टीम को 38 रन से शिकस्त दे दी है। 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में शाहीनों को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। अब हमारे साथ सुहेब साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेब साहब, ये चक्कर क्या है? क्या बाबर को कजाफी स्टेडियम भाग गया या फिर उनके सितारे आजकल चमक रहे हैं? ये हो क्या गया है? टीम को बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। फुल मार्क्स टू बाबर आजम, ब्रिलियंट बैटिंग। और पाकिस्तान टीम ने जो बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने दोनों मैचेस में 4-4 विकेट लिए, बोल्ड सो वेल। इमाद वसीम ने वापस अपना जबरदस्त कमबैक किया है। सो आई थिंक पाकिस्तान टीम डिजर्व्स फुल मार्क्स। ठीक है, जरा सी डिप्लीटेड न्यूजीलैंड साइड है, 7 टॉप प्लेयर्स नहीं आए। उनका सेकंड जो T20 था उसमें तो उनका एक भी बॉलर नहीं खेला जो कि उनके रेगुलर 5 बॉलर्स में शामिल होते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि पाकिस्तान स्टिल हैज टू विन द मैच, और अपसेट्स हुए हैं, 20 साइड्स ने टॉप टीम्स को हराया है। सो आई थिंक वी शुड नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान विक्ट्री एंड परफॉर्मेंस। तो अभी इसमें आप ये मार्क्स सारे बाबर की कप्तानी को देंगे? नहीं, देखिए, बाबर ने कप्तानी अच्छी की है, कोई ऐसी उसने गलतियां नहीं कही। उसने अपने सही बॉलिंग चेंजेस किए। एक बैकड्रॉप है इस कंट्रोवर्सी का कि बाबर आजम और इमाद वसीम के बीच में जरा सी कुछ ऐसी बातें हुई थी जहां इमाद वसीम ने बाबर आजम को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया था कप्तानी के ऊपर भी। तो जरा से ऐसा लग रहा था कि शायद उनको रोका गया है। बैटिंग ऑर्डर में भी नंबर 8 पे भेजा, लेकिन मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ इंटरफेरेंस हुआ है, क्योंकि सेकंड मैच में इमाद को दूसरा ओवर दिया गया, इमाद को नंबर 5 पे भेजा गया। सो आई सपोज देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स एज वेल। अच्छा, पहले मैच में बाबर को खास परफॉर्म उस तरह से एज अ बैट्समैन नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे में उन्होंने सेंचुरी बना ली। खिलाड़ी भी वही थे, ग्राउंड भी वही था, तो क्या हुआ क्या था? पहले दिन उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया और दूसरे दिन उन्होंने सेंचुरी बना ली? देखिए, दूसरे मैच में मिल नहीं था और एक के बॉल अच्छा सुहेब साहब, आवाज़ कुछ रुक रुक के हम तक आ रही है और हम कोशिश करते हैं उनसे फिर से कांटेक्ट करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त, शायद ज़ाहिर है होम ग्राउंड भी हो तो आपका मोराल और हाई होता है, आप और खुल के खेलते हैं और आपको पता होता है क्राउड भी अपना है, लोग भी अपना है, तो उम्दा परफॉर्मेंस देनी होगी। लिहाजा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है बाबर आजम ने, उन्होंने सेंचुरी बनाई है और उन्हें T20 इंटरनेशनल में बतौर कैप्टन बनाने का एजाज़ भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। और खिलाड़ी जो कल के मैच के तो वो बेहतरीन करार पाए ही हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 4 विकेटें उन्होंने कल भी ली हैं, परसों भी ली हैं, तो वो ज़बरदस्त तरीके से शिकार करते दिखाई दे रहे हैं। और जो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस है उस पर बात करने के लिए सोहेब अलवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। सोहेब साहब, क्या आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं?
अच्छा, सुहेब साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त शाहीनों ने जनाब धूम मचाई हुई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भरपूर तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है और दोनों जो हम लोगों के बैटिंग कैटेगरी है, बॉलिंग कैटेगरी, उस दोनों में ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी जा रही है। और टॉस जीतना पाकिस्तान के हक में कल भी ठहरा था और मोहम्मद रिजवान की उम्दा परफॉर्मेंस से 193 रन का जो हदफ था वो दिया गया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम उसको नहीं पार कर पाई। और कीवीज़ को कहा जाता है कि आसान हरीफ नहीं समझना चाहिए, बड़ी प्रोफेशनल टीम है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम ने भरपूर तरीके से परफॉर्म करते हुए कीवीज़ को उन्होंने चारों शाने चित किया है और दोनों मैचेस जीते हैं और इंशाअल्लाह ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे। और ये जो होम ग्राउंड है लाहौर का, ये कितना इस वक्त उनके लिए साजगार है और अच्छा उनको मौका मिल रहा है कीवीज़ को चित करने का। सुहेब साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुहेब साहब, क्या आप कहेंगे, आप होम ग्राउंड होने का और अपना क्राउड होने का कुछ एज मिल रहा है टीम को? देखिए, होम ग्राउंड का तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी साइड को, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है पाकिस्तान को, ये न्यूजीलैंड की बी टीम आई है और उन्होंने दूसरे मैच में अपने टॉप बॉलर्स को रेस्ट करा दिया जो कि पहले मैच में खेले थे। तो उनका जो बॉलिंग अटैक है वो तो सी टीम का हो गया, उससे पूरा पाकिस्तान टीम ने फायदा उठाया, बल्कि मैं कहूँगा पूरा फायदा नहीं उठाया, बिकॉज इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ 200 के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देखिए, बॉलर्स जैसे भी हों, आपने रन तो करने होते हैं ना, आपका क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक से तो फिर भी अच्छा होना चाहिए। वो बाबर आजम ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है और जो दूसरे बल्लेबाजों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो उनको क्रेडिट तो देना चाहिए, बिकॉज दे बैटेड ब्रिलियंटली। यू स्टिल हैव टू हिट द बैट बॉल। तो सुहेब साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी एक सवाल आया, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान साइड की बात करते हैं तो जरा सा मैं तो कहूँगा अभी भी कम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखें, अगर इमाद वसीम को आप ले लें, जो PSL में उनका परफॉर्मेंस था, ही बैटेड एज वेल एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। और उसके बाद देखें, इफ्तिखार के अलावा नंबर 6, 7, 8 में तो हर टीम में ऑलराउंडर ही आते हैं। 6 के बाद तो सारे ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं T20 क्रिकेट में, बिकॉज आपको 6 बॉलर चाहिए होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा, यंगस्टर्स को खिलाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो अभी स्क्वाड गया है उसमें यंगस्टर्स का कितना उन्होंने मतलब पार्टिसिपेशन उनका आपने देखा है और आपके ख्याल में ये ठीक है या नहीं? एब्सोल्युटली ठीक है, बिकॉज मैं फिर वही कहूँगा, न्यूजीलैंड की बी साइड है और उनके जो सऊदी नहीं है, उनके पास फिलिप्स नहीं खेल रहे हैं और उनके पास विलियमसन नहीं है जो कि इंजर्ड है, लेकिन वो वैसे भी नहीं आने वाले थे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्राई आउट यंगस्टर्स। इन्होंने ज़मान और साइम अयूब को ट्राई किया है। मैं कहूँगा कि वंस दे विन द सीरीज दे शुड ट्राई हारिस एंड एहसानुल्लाह एज वेल। शादाब के हवाले से आप क्या कहेंगे? या जरा सा डाउट हो रहा है, बिकॉज फॉर सम रीजन ही इज नॉट बॉलिंग एज वेल एज ही यूज्ड टू। काफी उनको मार भी पड़ रही है, विकेट्स भी नहीं ले रहे हैं। जब से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वो 3 मैच खेले हैं, वहाँ से जरा सा डाउन है। PSL में भी वो टॉप फॉर्म में नहीं थे। होता है क्रिकेटर्स के साथ। शादाब इज अ ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। सबका एक दौर ऐसा आता है कि जहाँ पे जरा से वो डाउन हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म वरी, बट शॉर्ट टर्म वरी है। अच्छा, शाहीन का जो ट्रेडमार्क है वो तो दिखाई नहीं दिया कल, जिस तरह वो पहले ओवर में ही आके पहली विकेट ले लेते हैं। नहीं, देखें, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू टेक अ विकेट एवरी मैच इन द वेरी फर्स्ट ओवर, लेकिन ही बॉल्ड प्रीटी वेल। ही इज और मैं फिर ये कहूँगा ना कि हर बॉलर जो है, हर बैट्समैन बॉलर, उसका हर मैच में तो सेंटर डे नहीं होता। आप ये देखें, हारिस रऊफ 1 साल से फॉर्म में नहीं थे, PSL में भी ज्यादा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन 2 मैचेस में 4-4 विकेट ले गए हैं। सो इट डिपेंड्स। आप देखिएगा, शाहीन शाह विल बी कमिंग बैक वेरी सोन with a good bowling performance। अच्छा, इमाद वसीम ने भी एक ही विकेट लिया है, उसके अलावा ज़मान खान ने भी एक ही विकेट लिया है। तो ज़मान खान के हवाले से आपकी राय क्या है? उनकी परफॉर्मेंस को ज़मान खान इज डेवलपिंग, ही इज प्लेइंग हिज 4th और 5th इंटरनेशनल मैच। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, तो जरा सा तो टाइम दें, लेकिन ये कि बोल्ड वेल। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको विकेट ही मिले फॉर यू टू हैव अ सक्सेसफुल मैच। रन भी रोकना होता है, जरा सा प्रेशर बिल्डअप करना होता है और दूसरे एंड से भी प्रेशर चलता है। तो आई थिंक जो ज़मान का परफॉर्मेंस है, जो साइम अयूब का परफॉर्मेंस है, यंगस्टर्स दे हैव डन वेल। सही। अच्छा, इसमें जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरह देख रहे हैं PSL के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए?
भाई देखें, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो पूरा लाहौर कलंदर का है, आई मीन द पेस अटैक जी। So that just shows, and Lahore Qalandars obviously won the PSL. So these three bowlers played a big role. इसमें मैं तो यही कहूँगा कि यंगस्टर्स को ज्यादा चांस दें, बल्कि जो अब वंस दे विन द सीरीज, बल्कि मैं तो कहूँगा तीसरे मैच में ही अब आप 2 आपने यंगस्टर्स खिलाएं, आप 4 यंगस्टर्स खिला लें, बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक इज नॉट एज गुड और उनका बैटिंग अटैक तो उनसे भी वीक है। So this is a good opportunity for you to try Ahsanullah along with Zaman Khan in the same match. सही। अच्छा, हम लोग कहते हैं कीवीज को आसान हरीफ नहीं समझना, बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको क्या हो गया है? टॉम लीथम और मार्क चैपमैन के अलावा किसी ने कुछ खास रन्स नहीं बनाए, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्या उनको यहाँ की पिच समझ में नहीं आ रही, कंडीशन समझ में नहीं आ रही, वजह क्या हो सकती है? आई थिंक देखें, उनकी बैटिंग ने ज्यादा परेशान किया है, बिकॉज T20 क्रिकेट में 180 190 जो पार स्कोर होता है, तो उनकी बॉलिंग हैज डन रीजनेबली वेल। बैटिंग में क्योंकि उनके पास जाहिर बात है बैटिंग में एक एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होती है, जो सामने आपके पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। इमाद ले लें, शादाब ले लें स्पिन में, उसके बाद आपके पास जो 3 पेसर्स हैं जो जिनके मैंने नाम ली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाई दे हैव फ्लंडर्ड। लेकिन आप ये देखें कि दूसरे मैच में वो 154 तक तो पहुंच ही गए थे। So the thing is they have done well under the circumstances. Top 7 players नहीं है, I mean it's literally a B side. तो उस लिहाज से they've done well except for the first match जहाँ वो 100 से नीचे आउट हो गए थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका सुहेब साहब, वेरी नाइस टॉकिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ओवरऑल हमें कल के मैच पर अपना एनालिसिस दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा ख्याल है नाज़रीन अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे किचन में मिलूंगी, वहाँ पर आज मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज माशाल्लाह से हमारी शेफ़ शाकिरा बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैंने कहा ऑन एयर तारीफ़ करूँगी लाइव ऐसे। लेकिन ये पता है सब देखने वाले कहेंगे सैरिश ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज मैं सब पूछने के इतनी चमक दमक के, मैंने कहा यार रमज़ान में अच्छा लगता है, क्या हो गया है रमज़ान। अच्छा जी, तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आज हम बड़े मज़ेदार किस्म की हरा मसाला कढ़ाई बना रहे हैं। सहरी में भी आप बना के इसको खा सकते हैं और अच्छा भी लगेगा। साथ हम बनाएंगे वनीला ब्राउनी ट्रैफल, वो भी बड़े मज़े का बनेगा, वो भी बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं और आप सर्व कर सकते हैं। साथ हम एक ड्रिंक बना रहे हैं पाकोला ज़ाफ़रान, जो मिल्क फ्लेवर आता है उसका हम ड्रिंक बनाएंगे। उसके अंदर हम आइसक्रीम ऐड करेंगे, पिस्ताशियो और जो कुल्फ़ा होता है उसको मिक्स करके। यानी कि आपने डाइटिंग वालों का खूब इम्तिहान लेना है आज। मुझे लग रहा है आज जिस दिन मैं ये सोचती हूँ ना कि आज ज़रा हाथ हल्का रखना है, उस दिन शेफ़ शाकिरा ने तमाम वो सामान तैयार किया होता है कि जो मैं सोचती हूँ कि छोड़ना नहीं है, होता है, लाजमी खाना है। तो अभी जनाब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाइफ बॉय से अपना हैंड वॉश कर लेते हैं। 99.9% ये जर्म्स को किल करता है और किचन में इसकी मौजूदगी बहुत लाजमी है, क्योंकि हाथ बार बार गंदे होते हैं, हम जगह जगह हाथ रखते हैं, जर्म्स लग जाते हैं, फिर कोरोना की भी खबरें कुछ गर्दिश में हैं। तो ऐसे में बार बार लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश से हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है और 99.9% जर्म्स किल हो जाते हैं। और वाकई करता है ये, बिल्कुल बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सही कह रही हैं आप। अच्छा, हम डालडा यूज़ करेंगे। जी, डालडा आ गया यहाँ पे। डालडा जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से भी ज़ायद माओं का डालडा पर बेहद भरोसा इसे कामयाब ब्रांड बनाता है और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, डालडा घी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप कढ़ाई, निहारी और जो हम पाए बनास्पति घी होता है, जो बनास्पति घी बहुत ज़बरदस्त है और उसकी ये भी खासियत, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे। और उसकी ये खासियत है कि वो आपकी बॉडी में जाके जमता नहीं है। अच्छा, तो आप बगैर डरे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करूँगी, मैं ऑयली यूज़ करती हूँ क्योंकि घी से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा हाँ। अच्छा, हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। सही, ये हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है। साथ हम यहाँ पर चिकन को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये चिकन है, मैं ये सारी डाल दूँ।
हरा मसाला कढ़ाई है, इसके लिए हम हरा मसाला ज़रूर ऐड करेंगे। हरा मसाला के लिए आपको क्या चाहिए, हरा धनिया पुदीना दोनों आपने ले लेना है, उसमें 2 अदद हरी मिर्चें और लहसुन की 2 जवें लेके उसको आप पेस्ट बना लेना है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो पैन्स हैं ये शेफ़ मैजेस्टिक के पैन्स हैं, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, और ये कुकिंग पायनियर है एल्युमिनियम कुकवेयर्स में। इसमें ना खाना जलता है ना चिपकता है और जल्दी से बन जाता है। आप भी इन कुकवेयर्स को यूज़ कीजिए, यकीनी तौर पर आपका खाना भी जल्दी से बन जाएगा, ना जलेगा ना चिपकेगा, आसानी होगी आपको। अगर जल जाए खाना या चिपक जाए, उसको धोना या साफ़ करना मुश्किल तरीन काम है, तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप पहले कुछ ऐसे कुकवेयर्स ख़रीद लें जिनमें कि खाना ना जले ना चिपके। अच्छा, यहाँ टाइम कम है मेरे पास, मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ले रही हूँ। कलर जब चिकन का चेंज हो जाए तब मसाला ऐड किया कीजिए। अच्छा, यहाँ पर गरम मसाला है मेरे पास 1/2 टीस्पून, हम ये लेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून ही भर के मैं लूँगी। ये आपका चला गया है। सॉल्ट टू टेस्ट है, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले लूँ, ये आपने ऐड कर दिया है। और साथ हमारे पास ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून मैं भर के लूँगी, ये भी हीप लूँगी, लेकिन अभी नहीं। ये सारे मसाले जो हैं ये कौसर के मसाले हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये सही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए गए हैं। अच्छा, साथ ही हम कौसर, मुझे एकदम से याद आया, हम कौसर मसाले जो यूज़ करें उसमें 1 टेबल स्पून हम कौसर मसाला, कढ़ाई मसाला जो है, कढ़ाई मसाला डालें, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सही। अच्छा, साथ ही ये हरा मसाला है, ये हम डाल देंगे पूरा, जो हरा धनिया और पुदीने से जो हमने मिक्स किया था। सही, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा स्टोव जो है ये फुटाइल का स्टोव है और इसको पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हैं और शहर जितने भी बड़े हैं उनमें इनके डीलर्स मौजूद हैं और तकरीबन इनके मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेस भी हैं जहाँ से आप फुटाइल के अप्लाइंसेस ख़रीद सकते हैं। हाई क्वालिटी किचन अप्लाइंसेस है, इनका माइक्रोवेव है, इनका अवन है और ये तमाम ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत मजबूत हैं। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं, किचन रेनोवेट करने का सोच रहे हैं, या अवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, स्टोव चेंज करना है, तो आप फुटाइल को ट्राई कीजिए, आपका भरोसा इस पर बनेगा। बहुत अच्छा ब्रांड है। अच्छा, इसके अंदर 1 कप दही चला गया है, वो भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और सबसे लास्ट में मैं इसमें वही कुटी हुई काली मिर्चें 1 चमचा आपने भरकर डालना है और कढ़ाई को भून लेना है। ये कौसर मसाले हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं इसमें। सही। और इसमें जो चिकन आपने डाली है वो सेब्रोसो की चिकन है जिसको डीफ्रॉस्ट किया गया है और इसको मतलब इन लोगों का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि ये हैचरी से लेकर मतलब मुकम्मल जब तक एक चिकन तैयार नहीं हो जाती सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है, मशीनरी के थ्रू होता है और ह्यूमन कांटेक्ट इन्होंने कम रखा है। और जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है तो सेब्रोसो का नाम सबसे ऊपर आता है। वाइड रेंज है इनके पास, जो प्रोडक्ट्स इनकी हैं उनमें आपको बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। कबाब हो गए, इसके अलावा किसी भी तरह की नगेट्स हो गए, हर तरह की चीज़ें इनके पास है। कढ़ाई कट हमने जो यूज़ किया है सेब्रोसो का, बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, ये हम कस्टर्ड का जो है पेस्ट बना चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप यहाँ पे मिल्क लिया था, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको वनीला का कस्टर्ड जो है हम यूज़ कर रहे हैं रफ़ान वालों का। और आपको पता है रफ़ान की हर प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है भाई। जहाँ पर बात रफ़ान की आ जाती है तो सबको पता है कि जब सब घर वालों के लिए डेजर्ट तैयार होगा तो एक पैकेट में अगर तैयार करना है तो उसके लिए रफ़ान जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। काबिले एतबार डेजर्ट ब्रांड है जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और टेस्ट से कंज्यूमर्स का दिल जीतता आ रहा है। रफ़ान के प्रोडक्ट्स की रेंज में कस्टर्ड भी है, जेली भी है, पुडिंग भी है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, वनीला। तो जनाब बच्चे खुश हो जाते हैं जब उनको पता लगता है कि रफ़ान की जेली है और रफ़ान का कस्टर्ड घर पर मौजूद है या ममा ने आज बनाया है, तो लिहाजा बच्चे बहुत शौक से बिल्कुल बिल्कुल और बड़ा जल्दी झटपट बन जाता है, इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता और इससे बड़े मुनफरिद से मतलब डेजर्ट तैयार होते हैं और उनमें किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं होती है, बड़े मुनासिब बैलेंस सब कुछ डाला होता है और मज़ा आ जाता है। अच्छा, इसमें हम चमचा चला लेते हैं चिकन में कि लगे ना। ये आप कलर देख रहे होंगे, अब इसमें पानी मौजूद है। जब पानी ड्राई होने लगेगा, ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, फिर इसके अंदर हम कौसर मसाले के जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल। और आज जो आप हमें ये ड्रिंक बनाना सिखाएंगे उसमें आप पाकोला मिल्क यूज़ करेंगे। पाकोला मिल्क यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान ड्रिंक है और आप बड़े मज़े से उसको मिनटों में बना सकते हैं। सही। अच्छा, ये मैं कस्टर्ड जो है
ये हमने जेली इसमें ग्लास में जिसमें आप सर्व करेंगे बाउल भी है उसमें करने का, तो मैंने पहले से सेट कर ली थी। अब हम इसको जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, इसको हम बंद कर देंगे। इसमें हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क, हाफ कप जो है हमने क्रीम ली है, और ये मेरे पास ब्राउनी है, ब्राउनी ट्रैफल है। इसके अंदर आपने इस तरह से इसको पीसेस करके डाल देना है, ठीक है। ये ग्लास के अंदर है या आप बड़ा बाउल भी ले सकते हैं, तो इसकी एक आपकी लेयर नज़र आनी चाहिए। सही, ये आपने डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड जो है डाल दूंगी। हाँ, साथ ही मैं इसके अंदर ये कॉकटेल कैन के मेरे पास फ्रूट है वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैफल है और ट्रैफल में फ्रूट्स होने लाजमी होते हैं। अच्छा, ये चला गया, ये हमने डाल दिया। फिर हम अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाएंगे सैरिश। सही, फिर हम वो भी बना देंगे। तो ड्रिंक में आज जनाब, ड्रिंक का नाम क्या है? ड्रिंक का है पाकोला ज़ाफ़रानी, जो फ्लेवर के साथ हम बना रहे हैं, तो हम उसको पिस्ता कोलाटा करके बनाएंगे। पिस्ता कोलाटा, वाओ, ठीक है, बड़ा प्यारा सा नाम है। और आजकल की हेक्टिक रूटीन में जहाँ पर दूध पीना बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन वक्त कहाँ मिलता है, तो पाकोला ब्रांड इसके लिए बेस्ट है। ना ही दूध को उबालने का झंझट, ना ठंडा करने का झंझट, बट आपने बस पाकोला लिया और झट से उसको पी लिया। और लोग ये समझते हैं कि दूध नहीं है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क ही है, ये दूध ही है। वो बच्चे जिन्हें दूध से हीक आती है, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो पाकोला मिल्क लें और उसको झट से पी लें। और इसे पीने के लिए आपको बाकायदा एहतमाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने पाकोला मिल्क लिया, स्ट्रॉ डाला और पी लिया। तो बड़ा मज़े का ये फ्लेवर्ड मिल्क होता है, जिसमें आज ये पिस्ताचियो डालेंगी। इजी है, हाँ काफ़ी। चलें जी। अच्छा, ये मैं हैंड वॉश कर लूँ। सही। अच्छा, अब हम अपनी ड्रिंक की, ये हमारा मीठा तैयार हो गया। इसको आप फ्रिज में ओवरनाइट रखें तो बहुत मज़े का लगेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये पिस्ता और कुल्फ़ा आइसक्रीम जो होती है, ये मैं पहले ग्लास में डाल रही हूँ। एक एक स्कूप आप डाल लीजिएगा, दोनों मिक्स करके। ये आपने डाल लिया है। और यहाँ मेरे पास पाकोला ज़ाफ़रान जो फ्लेवर है बादाम के साथ, वो हम ऐड कर देंगे। सैरिश, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। सही, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अच्छा, हमारे घर में तो बच्चे छोड़ें, बुजुर्ग भी बहुत पसंद करते हैं ये वाले पिस्ताचियो वाले पाकोला के मिल्क को। तो उनको लगता है कि जनाब ये बेहतरीन है, उनके इसमें से स्मेल भी नहीं आती, बिल्कुल, और फौरन से मतलब पी लें तो मज़ा भी आ जाता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। अच्छा, enjoy मैंने करते हैं। यहाँ पर 3 स्कूप के करीब ये इसके अंदर भी ऐड कर दिया है, ज़ाफ़रान मिल्क के अंदर पाकोला का जो लिया था, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हाँ, ये ग्राइंडर जनाब चल चुका है और हमारा ये ड्रिंक भी फटाफट से झटपट रेडी होने वाला है। और ये भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर आइसक्रीम भी है, और आइसक्रीम के ऊपर जब पाकोला मिल्क डलेगा और पिस्ताचियो उसमें इजाफी डाल दिए गए हैं, तो नरिशमेंट के साथ साथ टेस्ट, तो ये मज़ा आ जाएगा, ग़िज़ाइयत और मज़ा एक साथ मिल जाएगा। और हमें और क्या चाहिए जब ग़िज़ाइयत और मज़ा हमें एक साथ मिल रहा हो, और वो भी अफ्तार के दस्तरख्वान पर, तो पार्टी हो जाती है। अच्छा, ये आप सहरी में भी दे सकते हैं, बीच में भी आप बच्चों को, जैसे रोज़ा खोलने के बाद में भी आप दे सकते हैं। यहाँ से साफ कर देते, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। अब हमारी हमारी रेसिपीज तो झटपट रेडी हो गई हैं। बस हमारी ये हरा मसाला कढ़ाई, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। अब तेल छोड़ दिया चिकन ने। बस मैं इसके अंदर 1 चमचा कुटी हुई काली मिर्चें, ये देखें, ये भर के डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मुझे तो वैसे ना कढ़ाई में आपस की बात है, लाल मिर्च पसंद ही नहीं है। मटन कढ़ाई हो, बीफ हो, चिकन हो, काले मसाले में और हरे मसाले में ही होनी चाहिए, लाल मसाले में मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, ब्लैक पेपर आप किसी भी चीज़ में इस तरह से कूट के डालें ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल, और ऊपर से छिड़क लेना अगर, तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। अगर आप खाते वक्त भी ऊपर से छिड़क लेना, बड़ा अच्छा लगता है। तो जनाब, ये इसको भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट आई थिंक रेडी है। बस हो गया है तैयार, हम उसको फिर निकालेंगे। और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप रेसिपी कार्ड भी देख रहे हैं, तो आप जरा मुझे बता दीजिएगा शेफ शाकिरा कि आपने इसके अंदर क्या डाला है। 1 कप दही गया था, 1 कप हमने इसके अंदर जो है हरा मसाला का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाला है। कुटी हुई काली मिर्चें 1 चमचा सबसे आखिर में डाली है हमने। कौसर मसाला, कढ़ाई मसाला जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है। और उसी के साथ नमक, सॉल्ट टू टेस्ट है, वो भी हमने लिया है। और उसी में सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और जो है ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स करके ढक के रख दिया था। सही। अच्छा, तो चलें जनाब, इसको भी सर्व कर लेते हैं हम, टाइम भी कम है और हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। चलें,
आपके पास घर में टाइम होगा, इसको अच्छे थोड़ा से टाइम है, इसको थोड़ा सा भी आप खुश कर लीजिए। हाँ, मैं यही इसलिए मैंने चूल्हे फ्लेम। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपको कढ़ाई कौन सी वाली अच्छी लगती है, यही वाली या कोई और? ये भी अच्छी, डिपेंड करता है मूड पे। अच्छा, कुछ लोग इतने ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं कढ़ाई में कि वो इतनी खट्टी हो जाती है कि उसको खाने को फिर दिल नहीं चाहता और गला भी आपका ख़राब हो जाता है। अच्छा, और बैलेंस ज़रूरी है इसमें, दही और जो टमाटर है ये बाजू का उसको बहुत अच्छा। और क्या होता है, बाज़ दफ़ा कच्ची कच्ची सी जैसे चिकन होती है ना, और कढ़ाई बस बन गई समझते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि बस तैयार हो गई है, टमाटर डाल दिया, दही डाल दी और वो तैयार हो गई है, जबकि इसका थोड़ा सा भुनाई ज़रूरी होती है। कढ़ाई का मतलब ही यही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ना इसमें खैर कुछ लोग तो बिल्कुल प्याज और टमाटर डाल के भी मसाला तैयार करते हैं, हरा धनिया ऊपर से छिड़क लेते हैं, तो वो टेक्सचर तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, वो मतलब लुक, लेकिन इस खाने में मजे का नहीं लगता। कढ़ाई वैसे खुश की अच्छी लगती है थोड़ी सी, और इसमें अगर बैलेंस हो टमाटो और दही का तो बहुत अच्छा। अच्छा, कढ़ाई का मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि लोग कहते हैं ग्रेवी नहीं है, अब वो कढ़ाई है तो उसमें ग्रेवी कैसे होगी? वो कढ़ाई हम लोग उसको नोश फरमाते हैं नान या रोटी के साथ, तो वो लगाने के लिए भी तो चाहिए होती है ना, तो ग्रेवी इसलिए चाहिए होती है। लेकिन उसका जो ऑयल होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत मजे का लग रहा होता है। अगर आगे किसी दिन हमें टाइम मिला ना, तो मैं आपसे काबुली पुलाव जरूर सीखूंगी, इंशाल्लाह, जिसमें वो मेवा भी डलता है, गाजरें डलती हैं, बिल्कुल। और वो मैं लोग कह रहे हैं किस तरह की बातें करी, मुँह में पानी दिला रही है। रोज़ा है। लेकिन वाकई खाने पीने की जब बातें शुरू होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ना अच्छा, जिसे खाने का शौक़ है, तो वो एक के बाद एक आपके जहन में बात आ रही है, ये भी खाना है, ये भी बनाना है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अब हम लोग ना, मैंने देखा ये जो एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हम डीप फ्राई चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और एयर फ्रायर का यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है एयर फ्रायर का ये भी फ़ायदा उसमें, क्योंकि आपको ऑयलिंग या कुछ भी नहीं, जस्ट आपने ब्रशिंग करनी होती है, और उससे वाकई वो इतने अच्छे फ्राइज़ और इतनी अच्छी वो नगेट्स भी आप बच्चों को फ्राई करके दे दें, बिल्कुल उसमें ऑयल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सेहत तो सबसे कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें। चलें, हम तो ये डन हो गई है? डन नहीं, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, क्योंकि चिकन होगा थोड़ा सही। अगर टाइम है तो हम थोड़ा सा ढक के रख दें। सही है, नहीं थोड़ा सा टाइम है, और थोड़ा सा ये हो जाएगा, तब तक हम टिप्स दे रहे हैं अपने नाजरीन को। तो आप क्या बताएंगी? मैं आपको बता रही थी शुरू में कि डालडा का अगर आप बनास्पति घी यूज़ करते हैं तो वो बॉडी में जाके जमता नहीं, क्योंकि VTF करके उसके अंदर एक चीज़ है, और जो है उससे आपके बॉडी में ये जाके जमेगा नहीं। और ये भी मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि घी इस्तेमाल करो। मैंने कहा घी से तो हम एकदम से फैट, और देसी घी सबसे अच्छा होता है, सबसे होता तो वही बेस्ट है, लेकिन डालडा की ये वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ये हमें जो कुकिंग ऑयल में भी और बनास्पति में भी जो फ्लेवर है और आपकी बॉडी में जाके जम नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप निहारी हैं, कोफ्ते हैं और इस तरह की चीज़ें अगर आप घी में बना दें, और काबली पुलाव भी सही। तो अच्छा, मैं आपको मज़े की बात एक और बताती हूँ कि हम ये चीज़ तो खैर बड़ी अच्छी बात है, या मैंने भी पहली दफ़ा सुना है आपसे, मैं भी इसको ट्राई लाजमी करूँगी। जब हम कढ़ाई बनाते हैं घर में, तो मैं टाइम बचाने के लिए काम और करती हूँ, मैं टमाटरों की पेस्ट बना लेती हूँ। उनको फटाफट कट करके मैं उसको बॉयल करके उसकी पेस्ट बना के डाल देती हूँ, तो वो ज़्यादा जल्दी बन जाती है। मैं ठीक करती हूँ, बिल्कुल ठीक। जायके में फ़र्क तो नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसका ऑलरेडी हम जब कढ़ाई में भी टमाटरों को हाफ करके डालते हैं, तो हम उसका ऊपर से पील जो है उसका पील ऑफ कर देते हैं, तो वो भी वही हो जाता है। बिल्कुल मैश कर दें तो वो पेस्ट ही बन जाता है। जब तक इसके ऊपर हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के ना डाली जाएं, अदरक लंबी लंबी काट के ना डाली जाए, तो कढ़ाई का तो मज़ा मेरा नहीं ख्याल है क्या आता है। मेरा ख्याल देख लेते हैं, उसके बाद टाइम अब आई थिंक ख़त्म होने वाला है। चले हम डिश आउट करते हैं इसको, आपके पास घर में टाइम होगा, आप इत्मीनान से कीजिएगा। चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी हरा मसाला कढ़ाई जो है तैयार हो गई। आप कट देख सकते हैं सबरोसों का, कढ़ाई कट बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, मैं इससे नीट भी कर देती हूँ। अच्छा, ये कट की वैसे वाकई बड़ी ये आप खास बात बता रही हैं, वरना अगर बोटियां बहुत बड़ी बड़ी हो ना, तो समटाइम खाने को दिल नहीं चाहता। असल में मुनासिब कटी हो तो अच्छी लगती हैं, और आपकी हंडिया की शक्ल भी अच्छी लगती है। असल में बिरयानी कट की अलग होती हैं बोटियां, लेकिन वो भी बहुत बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो जो इतने बड़े बड़े पीस आ जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल बच्चे खाने से भी। चलें जनाब, ये हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं। कैमरामैन आप दिखा दें, ये हरा मसाला कढ़ाई है, उसके साथ साथ ज़ाफ़रानी, ये ड्रिंक का नाम क्या था?
ज़ाफ़रानी पिस्टैशो जो है हमने कोलाटा बनाया। कोलाटा, ओके। और उसके साथ डिज़र्ट में क्या है? हमने ये बनाया है वनीला ब्राउनी ट्रैफल। वनीला ब्राउनी ट्राइफल, तो ये यकीनी तौर पर आप लोगों को भी पसंद आया होगा, बहुत क्विकली बन गया है। तो अपने किचन्स में आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और शेफ़ शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। किचन से मुझे अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाजरीन। माशाल्लाह से रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और हम लोग रहमतें बरकतें समेट रहे हैं। अल्लाह ताला से अल्लाह के हुजूर हम हाजिर होकर गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहे हैं, रहमतें मांग रहे हैं और लैलतुल कदर की रात को तलाश किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। माह रमज़ान की आमद होते ही मुरझाए चेहरे खिल उठे थे और अब देखते ही देखते हम ये देख रहे हैं कि इसके रुखसत के दिन करीब आ गए हैं और आज माह रमज़ान की 25 तारीख हो गई है और शायद अब 5 दिन भी मुकम्मल नहीं बचेंगे। यहाँ सवाल ये होता है कि इन रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के अशरों में हमने क्या खोया और क्या पाया। इसी पर बात करने के लिए मारूफ इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा आगा वज़ीरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जो ये महंगाई का दौर है आपके सामने है, हर शख्स परेशान है और कोशिश की जा रही है कि जितनी हो सके अपने रब से गुजारिश की जाए, उनके हुजूर दुआ की जाए कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात में आसानी करे। इस्लाम क्या कहता है इन ताक रातों में हमारी इबादत का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और हम किस तरह लैलतुल कद्र को तलाश कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने दो बातों को एक सवाल के अंदर समो दिया है। एक तो इंसानों की मुश्किलात की दादरसी करने की अहमियत और दूसरा ये कि लैलतुल क़द्र की अहमियत, इन दोनों को आपने एक सवाल के अंदर समो दिया है। मैं कोशिश करूँगा इसको आपकी खिदमत में बयान करूँ। देखिए, परवरदिगार आलम को बहुत पसंद है कि इंसान ऐसा बन जाए कि वो अपने लिए सोचने के बजाय दूसरों के लिए सोचना सीखे। और ये मुख्तलिफ़ हदीसों में, मुख्तलिफ़ रिवायात में अगर आप ढूँढें तो ये इसके ऊपर बहुत सारे मैटर आपको मिल सकता है। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी शाबान का महीना था और उस शाबान के आखिरी जुमे को खुतबा दिया है। वो निस्बतन तौलानी खुतबा है। उस खुतबे में माह मुबारक रमज़ान की आमद की ख़बर दी है, माह मुबारक रमज़ान की अहमियत को बयान किया है और माह मुबारक रमज़ान में किए जाने वाले आमाल का ज़िक्र किया कि इसमें क्या क्या काम करने चाहिए। उसमें तिलावत कुरान का ज़िक्र है, उसमें दुआ का ज़िक्र है, खुदा से जुड़ जाने का ज़िक्र है, इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है। जहाँ इन चीज़ों का ज़िक्र है वहाँ हुकूक़ुन्नास की रिआयत का ज़िक्र है, सदका देना, दूसरों पर ख़र्च करना, उसका ज़िक्र है। और हज़रत ने फरमाया कि देखो, इसमें आप दूसरों पे ख़र्च करना सीखो। अल्लाह से तिजारत है ये तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह से तिजारत है। बल्कि हदीस में कि इज़ा मलक़्तुम फ़ताजिरुल्लाह, अगर तुम किसी वक्त माली एतबार से मुश्किलात से दो चार हो जाओ तो तिजारत खुदा के साथ करो। सही बात, बेशक। और वो अल्लाह से तिजारत करने के मानी ये है कि राह खुदा में खर्च करना सीखो। खर्च करो तो मिलेगा। हमारे पास जनाब शेख हुर्रामिली रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब है वसाइल शिया। उस किताब में बहस ज़कात में उन्होंने कुछ हदीसें नकल की हैं। उन हदीसों में एक हदीस ये कि इस्तनज़िलुल माऊनत बिल माऊना, पहले वाला आइन के साथ दूसरा हमज़ा के साथ, इस्तनज़िलुल माऊनत बिल माऊना, यानी खुदा से मदद अपने ऊपर नाजिल करो दूसरों पे खर्च करके। सही। जब आप दूसरों को देंगे तो खुदा अता करेगा, रास्ता ये है। अच्छा, और मुझे ये लगता है कि वो लोग जो ज़्यादा इस चीज़ से काम रहते हैं कि बचा लें, आगे आने वाले वक्त का सोचें, उससे बरकत भी ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली 100% दुरुस्त कह रही है। कोई अगर ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत आए, अच्छा बरकत सिर्फ पैसों का बढ़ना नहीं है, बरकत में आपकी आबरू, आपकी इज्जत, आपका वक़ार और आपका सुकून क़ल्ब, आपका ईमान, ये तमाम चीज़ें हैं।
यानी ये तमाम चीज़ें तब बढ़ती हैं कि जब आप बंदगान खुदा के साथ मोहब्बत करना सीखते हैं, सही, दूसरों के साथ मोहब्बत करना सीखते हैं। तभी तो कहते हैं कि पहला सवाल ही हुकूकुल इबाद का होगा कि आपने इंसानों के साथ कैसा सलूक किया था। यकीनन हुकूकुल इबाद, बल्कि हमारे पास बाज़ रिवायतें हैं कि अगर किसी शख्स ने हुकूकुल्लाह को वायलेट किया है तो मुमकिन है खुदा माफ़ करे क़यामत के दिन। सही। लेकिन अगर हुकूकुन्नास को आपने उसकी रियायत नहीं की है, लोगों के ऊपर जुल्म किया है, तो जब तक वो लोग राज़ी नहीं होंगे खुदा माफ़ नहीं करता, माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, बहरहाल तो मैं जो असल बात थी वो पूरी कर लूँ कि हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में फरमाया कि अगर तुम किसी सहाबी ने सवाल किया, रसूलल्लाह हमारे पास खुद कुछ नहीं है, हम लोगों को क्या खिलाएं, क्या दे दें? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ये बात नहीं है कि आपके पास है या नहीं है, एक खजूर तो है ना, आधा खुद खा लो, आधा दूसरों को दो। बिल्कुल। यानी ये नफ्सियात बनाना इंसान का अपने अंदर कि जो मेरे पास है उसमें दूसरे भी शरीक हैं। बिल्कुल। ये मिजाज आप बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात बरतरफ हो जाएंगी। अगर आपके दिल में ये जज्बा या एहसास होगा तो बिल्कुल आप ये अपना तरीक़ाकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं मुफ्ती साहब आपसे, मौलाना साहब, एक चीज़ और पूछना चाह रही हूँ। अभी जैसा कि मैंने मुश्किलात की बात की तो हमने ये पढ़ा है लैलतुल क़द्र के हवाले से कि अल्लाह ताला इन ताक रातों में आगे आने वाला जो साल होता है उसके वसाइल, मौत और हयात, ये सारे फ़ैसले भी लिख लिए जाते हैं। तो जितनी हो सके आप इबादत करें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें और बरकत मांगें कि ताकि आगे आने वाले साल के जो फ़ैसले लिखे जाएंगे वो आपके हक़ में लिखे जाएँ। तो कुछ वजीफ़े हम लोग पढ़ते हैं या फिर हमें लोग बताते हैं कि आप ये वजीफ़ा करें तो यकीनी तौर पर मेरा ईमान है कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं इस पर आपकी रहनुमाई चाहूँगी। हाँ बिल्कुल। देखें, कुरान मजीद में हमारी इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम और एक वक्त ऐसा है कि जिसकी मिसाल नहीं है, वो बेनज़ीर वक्त है, वो बेमिसाल वक्त है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जिस तरह से पौधों में कुछ पौधे गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, पत्थरों में कुछ पत्थर गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, इंसानों में कुछ इंसान गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, टाइम और ज़मान में भी कुछ टाइम और कुछ ज़मान गैर मामूली अहमियत के हैं। और मकान में यानी प्लेस या स्पेस में भी यानी कुछ मकान ऐसे हैं कि जो गैर मामूली अहमियत के हैं, जैसे मसलन अरफा, मैदान अरफा, या हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार जिस इहाते में वाक़ हुआ वो, या खाने काबा, सही, ये अपनी मकानियत में बेनज़ीर हैं, बेमिसाल हैं। उसी तरह से दिनों में और रातों में भी एक रात ऐसी है जो बेमिसाल है, सही, और वो है शब क़द्र। शब क़द्र। खूब गौर कीजिए, अच्छी तरह दिक्कत करें कि इसी रात का इंतखाब खुदा ने फरमाया है अपनी किताब को नाजिल करने। बिल्कुल, बेशक। और चूँकि इस किताब को नाजिल करना था तो इसको किसी ऐसे आम रात में, आम वक्त में इसको नाजिल नहीं किया, इसके लिए अल्लाह ताला ने शब क़द्र का इंतखाब, और उसको पोशीदा रखा है, जाहिर नहीं किया। वो 5 रातें हैं जिनमें से आपको तलाश करना है। उसकी वजह है, उसकी वजह कि पोशीदा क्यों रखा है। वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करने को वो बता दिया जाता कि फ़लाँ रात है तो लोग सिर्फ उसी रात में तलाश करते और बाकी रातों में गफलत की नींद सोते। बिल्कुल। इसलिए ताक रातों में छुपाया गया है। जो हदीस में है कि ये ताक रातों में से कहीं पर है, ख़ास तौर पर अशरे आखिर के जो ताक रातें हैं उसमें कहीं रिवायत है कि 27वीं और 29वीं रात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास उस पर जोर दिया कि इन रातों में वो रात हो सकती है। हमारे पास जो रिवायात हैं, हमारे बरदरान अहले सुन्नत के पास जो रिवायात हैं उनके यहाँ 27 के हैं। अच्छा, 27। और हमारे पास जो रिवायात है उसमें ज़्यादा जोर जो है वो 23 शब क़द्र, 23 रमज़ान की रात। अच्छा, 23 वाली जो रिवायत है वो हमारे पास ज़्यादा अहमियत रखती है। लिहाजा शिया जो 27 में भी यानी एहतमाम करते हैं, लेकिन 23 को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मुस्तनद और सही अहादीस हैं वो 23 के बारे में है। लिहाजा हम उस 23 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो शब क़द्र में जो असल चीज़ है वो ये है कि इंसान अपने माबूद से जुड़ जाए। असली काम जो है वो यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हीं इंसानों की हिदायत के लिए जो इर्तिबात का वसीला और ज़रिया भेजा है कुरान मजीद, वो इसी शब क़द्र में भेजा है। तो इंसान को भी चाहिए कि वो अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े रखे
और जितना ज़्यादा कोई इंसान इसमें कामयाब हो गया वो उतना कामयाब है। सही। अब आइए अच्छा, कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद में टाइम थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, ज़रा मुझे बता दीजिए आप जल्दी से क्या मैं जल्दी में बता देता हूँ। देखिए कुरान मजीद में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस किताब को क़द्र वाली रात में नाजिल किया। क़द्र के भी मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ तर्जुमे लिखे हैं। बाद ने कहा बहुत कीमती रात, बाद ने कहा नहीं वो रात जिसमें मुक़द्दरात तय होते हैं। किसी ने कहा कि तंगी भी इसका मतलब है कि फरिश्ते इस कदर ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। वो कि इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दरिन, क़दर के मानी यानी मिक़दार मुअय्यन, यानी हर बंदे के लिए उसकी ज़िंदगी में उसकी खुशियाँ, उसके गम, उसकी मुसीबतें, उसकी मुश्किलात, उसको मिलने वाला माल, उसकी औलाद, उनके मुक़द्दरात तय होते हैं। तो वो ये चूँकि इस रात में ये तय होते हैं, इस मुनासिबत से इसको लैलतुल क़द्र। तो हमें चाहिए कि जितनी हो सके अपने रब के साथ हम अपनी जो बॉन्डिंग है या अटैचमेंट है उसको हम मजबूत करें और बरकतें रहमतें समेटें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। यही मैसेज है अल्लामा साहब की तरफ से भी, और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन तमाम मुआफ़ियों को कबूल फरमाए। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इन कुर्सियों पे इनको यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।